नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से चैनल में स्वागत है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का चौथा वीडियो होगा। इससे पहले 3 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी जा कर के देखिएगा। 71 बीपीएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे होंगे जिसमें अगर मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता होगा तो यहाँ से सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। आज हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे उदारवाद और क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण जो है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण और उदारवाद को डिटेल में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सभी फैक्ट्स को पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन में अगर एक भी सवाल उदारवाद टॉपिक से आएगा तो यहाँ से आना चाहिए, इसके बाहर नहीं आना चाहिए। आपका जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा सवाल, कोई भी पीटी एग्ज़ाम ले लेंगे जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है तो उसे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है उसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल आपका 1900 ईस्वी या फिर आप 1885 मान सकते हैं, जब कांग्रेस की स्थापना होती तब से लेकर के 1947 का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान के बीच का जो हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री, उसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इससे पहले का भी 3 वीडियो देख लीजिएगा। आज ये चौथा वीडियो होगा और जल्द ही हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। कांग्रेस की स्थापना जो है उसके पश्चात से उदारवाद का दौर शुरू होता है। उदारवाद का मतलब क्या है कि इनके जो तरीके थे वो लिबरल थे, सरकार विरोधी तरीके नहीं थे। जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके विरोध में कोई कदम इन्होंने नहीं उठाए। इनका तरीका बिल्कुल लिबरल था, यानी कि याचिका प्रस्तुत करके, रिक्वेस्ट करके काम निकलवाने का तरीका था। दरअसल में कांग्रेस की शुरुआत के दिनों में ऐसी ही विचारधारा की ज़रूरत भी थी। अगर शुरुआत से ही कांग्रेस जो है वो क्रांतिकारी विचारधारा पर चलने लग जाती तो उसका दमन करके, उसको कुचल करके, उसको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। इसलिए शुरुआत में उदारवादी जो थे सारे बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे वर्ग थे, अमीर वर्ग थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी सी नीति अपनाई। इन्होंने देखा कि आसानी से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किसी भी क्रांतिकारी संगठन को कुचल सकती है, या सरकार के विरोध में अगर कोई भी एक स्वर निकाला जाए तो आसानी से हमें कुचला जा सकता है। इसलिए इन्होंने शुरुआत में क्या किया, तो सरकार के समर्थन से ही भारत के लोगों के लिए काम करने का प्रयास किया और ऐसे ही मुद्दे उठाए जो शहर के मुद्दे थे, अभिजात वर्ग के मुद्दे थे, अमीर वर्ग के मुद्दे थे। सामान्य लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाया गया क्योंकि एक भी नेता इनमें से सामान्य वर्ग के पृष्ठभूमि से आते ही नहीं थे। मैंने जो आपको समझाया है इसी से प्रीलिम के एग्जाम के सवाल बनाए जा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की जाती है। पहला अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। कांग्रेस की स्थापना कोई एक दिन में ही नहीं हो गया। इससे पहले देश में अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बहुत सारे राजनीतिक संगठनों की स्थापना की जा रही थी। जैसे कोलकाता में भी किया जा रहा था सूर्यनाथ बनर्जी जैसे लोगों के द्वारा। दक्षिण भारत में मद्रास में भी कई सारे संगठन बन रहे थे, महाराष्ट्र में भी कई सारे संगठन बन रहे थे। तो ये विचार आया कि अलग अलग जो हम राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं उसको अब क्यों ना एक करके एक राजनीतिक लड़ाई को शुरू किया जाए। तो उसी राजनीतिक लड़ाई का नाम है कांग्रेस। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसका प्रारंभिक वर्षों में उदारवादी विचारधारा ने इसकी दिशा और नीतियों को आकार दिया। उदारवादी ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग, कॉरपोरेशन और संवैधानिक सुधार के माध्यम से भारतीयों को अधिक अधिकार और स्वशासन की बात करते थे। कल जो पीटी का टेस्ट सीरीज हुआ था, आप भी जुड़ सकते। पीटी का टेस्ट सीरीज चल रहा है 15 जून से, जिसमें आपको पहले के भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड शानदार वीडियोस होते हैं, पीडीएफ भी होता है, तो कृपया ज़रूर ही जुड़ें। उसमें उदारवाद से मैंने एक सवाल डाला था कि ये बताइए कि उदारवाद का निम्न में से कौन सा एक तरीका नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने उस सवाल को गलत कर दिया, मुझे बाद में मैसेज कर रहे थे कि मैंने ये सवाल आते हुए गलत कर दिया। उसमें था कि शांतिपूर्ण विरोध की रणनीति। कभी उदारवादियों ने किसी चीज़ को लेकर विरोध नहीं किया, केवल मांग रखी, कोई विरोध प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। शांतिपूर्ण कोई सम्मेलन करके विरोध प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने। ओके, उदारवाद के उदय का क्या कारण था? पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। जो इसमें लोग थे वो वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने पाया हुआ था। अमीर वर्ग थे, अभिजात वर्ग थे, देश दुनिया घूमे हुए थे। जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय हैं। वहीं पर पहले भारतीय जिन्होंने चुनाव जीता वो हैं दादा भाई नेहरू जी।
तो ये सब कहाँ के लोग हैं? ये लंदन से हैं। लंदन से भारत आए। भारत आकर के उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक रिफॉर्म की आंदोलन के लिए शुरू किया। उन्होंने 19वीं सदी में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों के पश्चिम उदारवादी विचार, वेस्टर्न जो लिबरल आइडियाज़ है जैसे स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक शासन से परिचित करवाया कि ये सब भी कुछ चीज़ होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, यहाँ पर मनमर्जी नहीं चल सकता है, संविधान के अनुसार से देश चलता है और संविधान सभी के लिए बराबर होता है। इस प्रकार एक कॉन्सेप्ट जब इन्होंने पश्चिम में जाकर के सीखा, तो जब ये भारत वापस आए तो इन्हें लगा कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें अब इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। भले सरकार से हमें विनम्र निवेदन ही करना चाहिए, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा ही। दादा भाई नौरोजी इन विचारों से प्रेरित हुए थे। दादा भाई नौरोजी का क्या किताब का नाम है भाई, आप मुझे बताइएगा? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश है, अन ब्रिटिश है, अन है, अन लगा हुआ, अन ब्रिटिश, यानी कि इसका तात्पर्य क्या है? आज तक आपने केवल रटा ही होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल में दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटेन में रहे थे, तो इन्हें लगता था कि भाई ये जो है ब्रिटिश जो होते हैं ये बहुत ही अच्छी सरकार चलाते हैं, बहुत ही अच्छे शासनकर्ता होते हैं, इसलिए ब्रिटिश शासन कभी भी खराब नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा किताब का नाम क्या है। इसलिए इन्होंने जब भारत में देखा कि लूट खसोट मचाया हुआ है उसी ब्रिटिश लोगों ने, इन्होंने बोला कि ये ब्रिटिश शासन नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या बोला? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसलिए इन्होंने किताब का नाम रखा था अन ब्रिटिश रूल, यानी कि ये ब्रिटिशर्स का शासन नहीं हो सकता है। ब्रिटिशर्स का शासन तो समानता, स्वतंत्रता, संवैधानिक शासन पर आधारित होता है जिसमें नैतिकता का स्थान होता है, लेकिन भारत में तो लूट खसोट मचा हुआ है, तो ये ब्रिटिश शासन नहीं हो सकता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश शासन की नीतियों से असंतोष उपज रहा था, इसके कारण से भी इनका जन्म हुआ। उदारवाद का संवैधानिक सुधारों की आशा थी। पढ़े लिखे भारतीय लोगों को लगा कि अब राजनीतिक प्रणाली जब भारत में अलग अलग शुरू हो रहा है तो हम कुछ सुधारों के लिए मांग भी कर सकते हैं। सामाजिक सुधारक आंदोलनों का भी प्रभाव था। बहुत सारे आंदोलन आप ले लीजिए, शुरुआत से राजा राम मोहन राय से लेकर के जस्टिस रनाडे से लेकर के आप बहुत सारे आंदोलनों का नाम ले सकते हैं। आर्य समाज से लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म हुए भारत में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक धार्मिक स्तर पर, जिसके कारण से लोगों में राजनीतिक चेतना आई और लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। एओ ह्यूम का योगदान। एओ ह्यूम जो थे एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। एलन ऑक्टिवियन ह्यूम इनका नाम था। ने कांग्रेस की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने भारतीय और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद के लिए एक मंच प्रदान किया कि एक मंच होना चाहिए। आपने सुना है कि सेफ्टी वल्व का सिद्धांत दिया गया है कांग्रेस का स्थापना को लेकर। किसने दिया है? आपको पता हो तो ज़रूर ही बताइएगा, मुझे सर्च कीजिएगा। सेफ्टी वल्व का मतलब क्या होता है? जो भारत है बहुत ही विशाल देश है, भारत एक बहुत ही विशाल देश है, पूरे देश में अलग अलग चीज़ों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों ना हो जाए कि सारे विरोध प्रदर्शन एक ही मंच पर इकट्ठा हो जाए और पूरे देश का भरास जो है उसके अंदर का जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो विरोधाभास हो रहा है, जो छटपटाहट है, वो एक ही मंच से निकल जाए। उस मंच को नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस यही सिद्धांत है जिसको कहा था सेफ्टी वल्व का सिद्धांत। यानी कि देश में अलग अलग विरोध प्रदर्शन हो, विद्रोह हो सशस्त्र, उससे अच्छा है कि एक कोई मंच हो जहाँ से पूरे देश का विरोध का स्वर जो है वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो उस मंच को क्या नाम दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया। इसीलिए इसको सेफ्टी वल्व कहा जाता है। यानी कि प्रेशर कुकर जो है उस पूरे प्रेशर कुकर में प्रेशर बन रहा है, उसमें एक छोटा सा सेफ्टी वल्व लगा होता है। अगर सीटी भी जाम हो जाए तो सेफ्टी वल्व के जरिए सारा का सारा प्रेशर निकल जाएगा और कुकर फटेगा नहीं। सारे के सारे जो विरोध हैं देश में, जो आपत्ति है, जो समस्याएं हैं, वो कांग्रेस के द्वारा निकल जाएगा और कहीं पर भी 1857 जैसा बड़ा विद्रोह नहीं होगा। लोगों के मन की सारी भड़ास एक मंच के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी और एक मंच के जरिए एक पार्टी को अब मैनेज करना आसान होगा, न कि पूरे देश के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को मैनेज करना कठिन हो जाता है। समझिएगा सेफ्टी वल्व का सिद्धांत किसको कहा जाता है। कांग्रेस एक प्रकार से शुरुआत में ऐसा आरोप लगाते हैं बहुत सारे नेता कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेफ्टी के लिए काम कर रही थी, क्योंकि ये पूरे देश के जो स्वर थे, आवाज़ थे, विरोध थे, उसको एक मंच के जरिए भड़ास के स्वरूप में निकाल देती थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं बिगाड़ रही थी शुरुआत के दिनों में, क्योंकि याचिका और संवैधानिक मांगों की बात कर रही थी। ठीक है, अब इसके प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? प्रमुख नेता हम सबसे पहले आते हैं दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया।
जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीय संपदा यानी कि वेल्थ के शोषण को उजागर किया था इन्होंने। ओके, एक और आपको नया फैक्ट बता देता हूँ। सर सैयद अहमद खान जो हैं उन्होंने इस सिद्धांत को ठुकरा दिया, तो उन्होंने बोला था कि ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत सिद्धांत है। गोपाल कृष्ण गोखले योगदान, उन्होंने संवैधानिक सुधारों और शिक्षा प्रसार पर जोर दिया। वे गांधी जी के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल मेंटोर भी बने और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1909 के एक्ट के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो बाद में कांग्रेस में विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। वे संवैधानिक आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। कहाँ से थे? बंगाल से थे। फिरोज शाह मेहता, ये बम्बई प्रेसिडेंसी से आएंगे। स्वशासन और नागरिक अधिकारों के लिए उन्होंने वकालत की थी। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ये मराठी साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से उदारवादी विचारों का प्रसार किया इन्होंने, और ये भी महाराष्ट्र के रीजन से आते थे। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, शुरुआती जो कांग्रेस लीडरशिप थी उसमें मैक्सिमम लोग जो थे ये महाराष्ट्र क्षेत्र से बिलोंग कर रहे थे, बंगाल से भी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग जो थे ये बंगाल क्षेत्र से भी संबंधित थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि नेताओं, ये जो नेता हैं अलग अलग, इनके कुछ समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, इनका नाम हम ध्यान में रख लेते हैं क्योंकि प्रीलिम एग्जाम में उदारवादी नेता की किताबों और उनके प्रयासों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जो पहला है दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। अभी मैंने आपको समझाया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश का मतलब समझ गए कि ये ब्रिटिशर्स शासनकर्ता नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो बहुत अच्छा शासनकर्ता होते हैं अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी। इसलिए इन्होंने किताब का नाम रखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से भारत से सारा का सारा धन बाहर निकाला जाता है। जैसे भारत से सामान लिया जाता है सस्ते दाम पर, उसको फिर से भारत में कच्चा माल ले करके फिर सामान तैयार करके उसको महंगे दाम पर भारत में बेचते हैं। कंपनी फैक्ट्री सारी कहाँ है? लंदन में है। भारत में जितने कंपनी के कर्मचारी काम करते हैं, सेनाएं काम करती हैं, अधिकारी काम करते हैं, यहाँ तक कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत के लिए मिनिस्टर था उसके लिए भी वेतन भारत से ही जाता था। तो यही सब को इन्होंने जोड़ करके बताया कि किस प्रकार से भारत से धन का निष्कासन किया जा रहा है। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश भारत के आर्थिक बदहाली और ब्रिटिश शोषण का विश्लेषण भी किया है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय निकालने का असफल प्रयास इन्होंने किया था। समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार इनका समाचार पत्र है। पारसी समुदाय के लिए गुजराती साप्ताहिक जो सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था इन्होंने जारी किया था, ये भी याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक इनका पत्रिका का नाम है, सुधारक इनका मैगजीन है, सुधारक इनका मैगजीन का नाम है। और भी सामाजिक और राजनीतिक सुधारों पर कई सारे लेख इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनका एक संस्था भी था जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बीपीएससी प्रीलिम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यूपीपीएससी प्रीलिम में भी इनके बारे में सवाल पूछा जा चुका है। और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। और सीआर दास किनके राजनीतिक गुरु हैं, ये प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीआर दास किनके राजनीतिक गुरु हैं, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सीआर दास हैं। और सीआर दास के पास में सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने ही भेजा था। जब गांधी जी के पास सुभाष चंद्र बोस आए आईसीएस छोड़ करके, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि आप सीआर दास के पास जाएं, उनसे आप राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करें, उसके पश्चात आप भारतीय आंदोलन में शामिल हों। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनके समाचार पत्र का नाम है द बंगाली। बहुत बार ये प्रीलिम एग्जाम में सवाल पूछा गया है। यह अंग्रेजी दैनिक ब्रिटिश नीतियों की आलोचना और भारतीय सुशासन की मांग करता था। डेली न्यूज़पेपर था ये। फिरोज शाह मेहता का समाचार पत्र है बॉम्बे क्रॉनिकल। इन्होंने उदारवादी विचार और सुशासन की मांग का प्रचार किया पूरे बम्बई के इलाकों में, पूरे देश भर में। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जो हैं, इन्होंने निबंधमाला नामक एक ग्रंथ लिखा, निबंधमाला नामक एक किताब लिखा, जिसमें बहुत सारे निबंधों का संकलन करके इन्होंने देश में प्रसारित करने की कोशिश की थी। उदारवादी नेताओं की प्रमुख मांगें कौन कौन सी हैं भाई? तो पहला है संवैधानिक सुधार, भारतीयों के लिए विधायिका में अत्यधिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन की मांग करना, जिसको 1818, 90
वन का जो एक्ट है, 1892 का जो एक्ट है, इसमें इस मांग को स्वीकार भी किया गया। उदारवादियों को खुश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, तो वही चीज़ अभी मैंने आपको समझाया ना कि सेफ्टी वल्व का काम कर रहा था। सरकार को जनता की सारी बातें पहुंचा रहा था, जनता के भरास को पहुंचा रहा था, और सरकार उसी दिशा में काम भी कर रही थी। तो जब सरकार को अनुभव हुआ कि भाई उदारवादी लोग कुछ हमसे मांग कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको दे करके खुश रखा जाए, इसीलिए उन्होंने 1892 के एक्ट जो है उसमें उन्होंने उदारवादियों के लिए कुछ सीटों के बढ़ा दिया और उनको बजट पर में भाषण देने का अधिकार दे दिया गया। ओके, सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी, इनके मांग देखिए। उस समय में सिविल सेवा का परीक्षा कौन दे रहा होगा भाई? सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी के लिए उन्होंने 2-3 मांगे की। जैसा इन्होंने बोला कि भाई एज बढ़ाओ, क्योंकि लंदन के बच्चे जल्दी पास हो जाते हैं एग्जामिनेशन, भारत के बच्चों को समय लगता है, इसलिए उन्होंने एज बढ़ाने की मांग की। आप मुझे बताइए, बीपीएससी में आज अगर एज बढ़ाने की मांग की जाए तो बीपीएससी तो सभी बच्चे देते हैं, सभी बच्चे देते हैं, गरीब से गरीब बच्चा भी देता है, फिर भी ग्रुप डी एग्ज़ाम जितने बच्चे देते हैं उतने बच्चे बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं देते हैं। अगर आज ऐसा कंडीशन है तो सोचिए 1900 ईस्वी के आसपास कैसा कंडीशन रहा होगा। गिने चुने पूरे देश भर से 10 बच्चे बैठते होंगे, वो भी 10 सबसे अमीर और धनाढ़ परिवार के बच्चे होते होंगे, उनकी मांगों को ये उठा रहे थे। तो सिविल सेवा में, और दरअसल में इसका रिलेवेंट भी था कि ये बच्चे जो हैं फिर सिविल सेवा में शामिल होंगे और भारतीय होंगे, तो भारतीय लोगों के लिए थोड़ी सी सहानुभूति रखेंगे, लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं है गुरु। तो सिविल सेवा में इन्होंने भर्ती के लिए पहला मांग किया कि भाई एज को बढ़ाया जाए और परीक्षा भारत में आयोजित किया जा सके, जिससे परीक्षा दें सभी लोग। आर्थिक रिफॉर्म की इन्होंने मांग की। इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया है वो है आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय। मैंने इस पर आंसर राइटिंग में एक सवाल भी लिखवाया था बच्चों से। अभी तो 70 बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग नहीं चल रहा है, 71 के लिए नहीं चल रहा है, 72 के लिए जल्द ही मैं शुरू करूंगा, उसके बारे में बता दूंगा। पूरा कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूं मैं 72 के लिए इस बार, जिसमें क्लासेज भी होंगे, पेड होंगे क्लासेज, और जो क्लास लेना चाहेंगे वो क्लास लेंगे, जो आंसर राइटिंग लेना चाहेंगे वो आंसर राइटिंग लेंगे, और जो दोनों लेना चाहेंगे वो दोनों लेंगे। लॉन्ग होगा थोड़ा सा कोर्स का पीरियड, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर चीज़ को बता दूंगा, जल्द ही आपके सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो आर्थिक राष्ट्रवाद, इनका सबसे बड़ा योगदान ये बताने का है, जो उदारवादी है उनका, कि भाई आपको लूटा जा रहा है, आप इस चीज़ को समझिए। ये बहुत ही बड़ा योगदान है इनका। किसी एक देश को लूटा जा रहा है, लेकिन उस देश के लोग पता ही नहीं है, तो फिर कैसा विरोध करेंगे वो? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जन्मदाता दरअसल उदारवाद ही है। यूपीएससी ने एक बार मेंस एग्जामिनेशन सवाल पूछा कि उदारवाद के पेट से जन्मा उग्रवाद, इस प्रकार के खतरनाक सवाल पूछे हैं, ऑप्शन में पूछे थे। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन्होंने ही बताया कि भाई उग्रवाद जो आज तुम बन रहे हो, तो पहले ये तो समझो कि उग्रवाद क्यों बनना है तुम्हें, क्या हो रहा है हमारे साथ। इसको लेकर इन्होंने ही जागरूकता पैदा की। हमारे देश को किस प्रकार से लूटा जा रहा है ये कैसे पता चलेगा जन जन को। इन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। बहुत सारे लोगों ने, उदारवादी नेताओं, जिनमें से दादा भाई नौरोजी प्रमुख हैं, जिन्होंने हमें बताया कि हमें लूटा जा रहा है, जरा देखो ये रहा इसका प्रमाण, ये रहा मेरा किताब। इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आर्थिक सुधारों के लिए उन्होंने दबाव डाला, शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने दबाव डाला, और प्रेस की स्वतंत्रताओं के लिए इन्होंने मांग की। ओके, उदारवादी नेताओं की कुछ प्रमुख उपलब्धियां रही, जैसे 1892 का एक्ट प्रमुख उपलब्धि है। दूसरा है आर्थिक शोषण का उजागर किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ब्रिटिश नीतियों को आलोचना के द्वारा सभी जगहों पर इन्होंने प्रसारित किया कि देखिए किस प्रकार से हमारा शोषण हो रहा है। राष्ट्रीय जागरूकता, सामाजिक सुधार, और कांग्रेस की स्थापना से लेकर के कांग्रेस को इतना मजबूत बनाया कि अब उदारवाद की जगह पर उग्रवाद स्थान ले सके। अगर पहले ही उग्रवाद स्थान ले लेता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाती, सबको जेल में डाल देती, फांसी पर चढ़ा देती, और किस्सा वहीं पर ख़त्म हो जाता। इसीलिए उदारवादियों को बहुत बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। आज बैठ कर के उनसे दुश्मनी मत मोल लीजिएगा कि ये लोग बहुत ख़राब लोग थे, ब्रिटिशर्स के लिए किस प्रकार से लिखते थे, बोलते थे। नहीं, उस समय की परिस्थिति वैसा उनको बना रही थी। ठीक है, पतन के कारण इनका क्या था, तो सीमित जनमानस। अभी मैंने बताया आपको कि सिविल सेवा में उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जो कितने लोगों का मुद्दा था। देश का मुद्दा था आर्थिक शोषण हो रहा है, हमारा खेत छीन लिया है, हमें मारा जा रहा है, हमारा ज़मीन छीन लिया, राजस्व छीन लिया, हमारे बच्चे भूखे मर रहे। और ये क्या मुद्दे उठा रहे थे, तो भाई सिविल सेवा की एज बढ़ा दो। तो ये जो था ये सीमित जनमानस था, सबके मुद्दे नहीं थे।
ब्रिटिश सरकार का असहयोग, बार बार इन्होंने मांग किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब लगा कि अब ये ज़्यादा पनप रहे हैं, उन्होंने इनके मांगों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। उग्रवाद का उदय हो रहा था, बाल लाल पाल जैसे बड़े नेता आ रहे थे जो भारत में उग्र राष्ट्रवाद के प्रणेता होंगे। बाल गंगाधर तिलक बम्बई में, और लाला लाजपत राय पंजाब में, और बिपिन चंद्र पाल बंगाल में। ये इतने बड़े नेता थे कि सोचिए, मैंने आपको समझाया है कितनी ही बार कि आप सोचते हैं कि बाल गंगाधर तिलक बस एक बार पढ़ा और आगे बढ़ गए। तिलक इतने बड़े राष्ट्रवादी नेता हैं कि 1915 में जब ये जेल से निकलते हैं तो होम रूल लीग आंदोलन पूरे देश में शुरू हो जाता है। जैसे ही आंदोलन से हटते हैं पूरे देश का आंदोलन बंद पड़ जाता है। ये इतने बड़े नेता हैं। साइमन विरोध के लिए जब लाला लाजपत राय सड़क पर उतरते थे, पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन होने लग जाता। आज कोई एक ऐसा नेता गिनवा दीजिए जो अगर सड़क पर निकले तो उसके पीछे 1 लाख आदमी खड़ा हो जाए। बस में भर करके 500-500 रुपया दे करके लाना पड़ता है लोगों को। किसी एक के पीछे ना लोग खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नेता बनने बंद हो गए हैं भारत में। अब इम्पोर्टेड नेता आपको दिखेंगे, परिवारवादी नेता दिखेंगे। 20-20 साल से एक पार्टी के अध्यक्ष बन करके बैठे हुए हैं, पहले पिताजी, फिर बेटा जी, फिर बहू जी, फिर दामाद जी। तो इसलिए आपको अब नेता नहीं दिखेंगे। नेता अंतिम बहुत पहले तक थे, अब कोई बड़ा नेता लीडर आपको नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार के लीडर जब आए पटल पर, इन्होंने उदारवाद की धज्जियाँ उड़ा करके रख दी। इन्होंने बोला कि डरपोक जैसी मांगे क्यों कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का बयान है, जो मैंने सवाल पूछा था प्रीलिम एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में मैंने पूछा कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये किसका बयान है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की आलोचना की इन शब्दों में, और उस समय अधिवेशन में वो भाग भी लेते थे, फिर भी उन्होंने आलोचना की। एक बार साल बैठ करके अच्छे से कपड़ा पहन करके स्टेज लगा करके टरटराने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इन नेताओं ने जब इनकी धज्जियाँ उड़ाई तो इनका बेस खिसक गया। धीरे धीरे करके उदारवाद की जगह पर उग्रवाद जगह ले लेगा। 1907 में कांग्रेस में फूट हो जाएगी, क्योंकि अब कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाएगा, उदारवाद और उग्रवाद में। लेकिन अंततः मानना ही पड़ता उदारवादियों को, और फिर गांधी जी का प्रवेश हो जाता है। फिर 1916 ईस्वी में उदारवादी और उग्रवादी एक हो जाते हैं। गांधी जी का आगमन हो जाता है, और 1907 के कांग्रेस की फूट है, जिसको आपको पता ही होगा। इसके कारण से इसका पतन हो जाता है। लेकिन इनका योगदान बहुत ही बड़ा रहा कि इन्होंने जागृत किया लोगों को। अगला जो टॉपिक है वो है उदारवाद के पश्चात हम लोग भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण जो है उसको पढ़ेंगे। ये जो प्रथम चरण महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं से शुरू होता है ये, और अलग अलग रीजन में सभी जगहों पर क्रांतिकारी घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती है। ये क्रांतिकारी इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये याचिका नहीं करते थे, मांग नहीं करते थे, बल्कि वायलेंट एक्शन के द्वारा अन्याय को मिटाने का प्रयास करते थे, अन्याय के विरोध का प्रयास करते थे। इसीलिए इनको क्रांतिकारी कहा जाता है। जो हमारे देश के घटिया इतिहासकार हैं, उन्होंने इनको आतंकवादी शब्द लिख दिया। बिपिन चंद्रा की किताब में कई सारे जगहों पर आपको आतंकवादी लिखा देखेगा। आतंकवादी नहीं थे, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी सही शब्द होता है। भारत सरकार ने अब इसको बदलना शुरू कर दिया है। ठीक है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ। यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह और हिंसक कार्रवाई पर आधारित था। क्रांतिकारी उदारवादी नीतियों, याचिकाओं की धीमी गति से निराश थे, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष को अपनाते थे, और वो बोलते थे सीधा सीधा सा चीज़ है कि अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हम किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इनको देश से निकाल देंगे, नहीं निकलेंगे तो हम इनको मार देंगे। इस प्रकार का विचारधारा था ये। इसको जागृत करने में बहुत सारे किताबों का भी योगदान माना जाता है। मैं अक्सर बच्चों से लिखवाता हूँ कि भारत में क्रांतिकारी उग्रवाद के उदय में साहित्य का योगदान को स्पष्ट कीजिए। मैं बहुत बार पूछता हूँ ये आंसर राइटिंग में बच्चों से, तो आपको समझ में आना चाहिए बहुत सारे साहित्यों का योगदान है। जैसे आनंद मठ पढ़ा होगा अगर आपने, तो 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। सन्यासी विद्रोह हुआ था। इसी पृष्ठभूमि में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है, और ये अद्भुत किताब है, अद्भुत ही किताब है। मैंने इसको सुना था ऑडियो के फॉर्मेट में, लेकिन अद्भुत है। मेरे पास इसका बुक भी रखा हुआ, आप भी पढ़िएगा। पतली सी किताब है। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का उदय निम्नलिखित कारणों से हुआ। उदारवादी नीतियों से असंतोष कि ठीक है भाई, आपने हमें बताया
कि आर्थिक जागरण होना, आपने आर्थिक जागरण हमें बता दिया, आर्थिक रूप से हमें बता दिया कि शोषण किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन आपने उसको रोकने का क्या प्रयास किया ये हमें बताइए। तो रोकने का तो कोई प्रयास किया ही नहीं गया, क्योंकि कोई विरोध प्रदर्शन तो किया ही नहीं उदारवादियों ने, तो उससे ज़्यादा निराश थे ये। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ थे, जैसे प्रेस सेंसरशिप, भारतीयों पर अत्याचार, सिविल सेवा में भेदभाव, युवाओं में आक्रोश था, और अब युवाओं को इतिहास के बारे में भी पता चल रहा था, जैसे आर्य समाज, जैसे रामकृष्ण मिशन, जैसे देश के बहुत सारे संगठन बने। उन्होंने भारत के युवाओं को जागृत करने का प्रयास किया कि इस देश के लोग जो हैं ये कभी भी गुलाम नहीं थे, ये हमेशा ही स्वतंत्र लोग थे, इनको गुलाम बनाने का प्रयास अब किया जा रहा है। सबसे बड़ा योगदान बंगाल विभाजन का माना जाता है। कर्जन द्वारा बंगाल को विभाजित कर दिया गया धर्म के आधार पर नाम दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन धर्म के आधार पर विभाजित किया गया, जिससे राष्ट्रवाद और भी ज़्यादा भड़क गया। इनका जो बांटो और राज करो की नीति थी वो खुलकर सामने आ गई। पश्चिमी क्रांतिकारी प्रभाव, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, आयरिश स्वतंत्रता आंदोलन, रूसी क्रांति काट दीजिएगा यहाँ से, ये 1917 में होता है, हम प्रथम चरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें रूसी क्रांति का योगदान नहीं होगा। और इटली के गैरिबाल्डी और मेजनी, पढ़ा है क्या आपने उनके बारे में? तो इनके जो विचार थे उससे इन्होंने बहुत सारी प्रेरणाएं ग्रहित की, और ये भी देखा कि भाई व्हाइट मैन सुपरमेसी जो है, गोरे लोग कभी भी हारते नहीं हैं, ये जो विचार है ये भी गलत साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने गोरे देशों को हराया है, जैसे जापान ने रूस को हराया, जैसे बाद में चलकर इथियोपिया जो है वो इटली को भी हरा देगा। धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण, स्वामी विवेकानंद के जैसे अन्य सुधारक जो पैदा हुए, उन्होंने सुधार के जरिए लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा था? बंगाल था, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और विदेशी केंद्र भी थे, लंदन, पेरिस, बर्लिन, सभी जगहों पर क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे और क्रांतिकारी लोग सक्रिय थे। वसुदेव बलवंत फरके, महाराष्ट्र में सशस्त्र विद्रोह के लिए इन्होंने प्रयास किया। खुदीराम बोस, बिहार और बंगाल, खास तौर से बिहार में मुजफ्फरपुर में इनका नाम आप सुना ही होगा, मुजफ्फरपुर में इन्होंने बम मारने का प्रयास किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का नाम आता है, खुदीराम बोस के साथ मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे। आपको एक किस्सा बताता हूँ, प्रफुल्ल चाकी की पहचान करने के लिए अंग्रेज़ों ने कितनी क्रूरता की थी मैं आपको बताता हूँ, कि इनके गर्दन को काट करके मुजफ्फरपुर से बंगाल भेजा गया था, कि देखो यही है क्या प्रफुल्ल चाकी। और उम्र तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के फांसी चढ़ने वाले युवा क्रांतिकारी थे, प्रफुल्ल चाकी भी कोई ज़्यादा उम्र के नहीं थे। किसी की पहचान करवाने के लिए उसका गर्दन काट करके यहाँ से बंगाल भेजा गया। ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति के प्रमुख सदस्य थे। विनायक दामोदर सावरकर, क्रांतिकारी साहित्य, जैसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने लिखा था। उसके अलावा अभिनव भारत नामक जो संगठन था, जो क्या करता था, एक गुप्त संगठन था, इसकी स्थापना भी इन्होंने ही किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस स्थापित करेंगे, जहाँ पर सारे क्रांतिकारी इकट्ठा होकर के योजनाएं बनाते थे किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट से बदला लेना है। मदन लाल ढींगरा, लंदन में ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की गोली मार करके हत्या मदन लाल ढींगरा ने कर दिया था। प्रमुख घटनाएं, वसुदेव बलवंत फरके महाराष्ट्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। उन्होंने रामोसी समुदाय को संगठित किया था, रामोसी का आपने नाम सुना होगा, उसको संगठित करने का प्रयास इन्होंने ही किया था। चापेकर बंधुओं का विद्रोह, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने पुणे में ब्रिटिश अधिकारी रैंड की हत्या कर दी, जो प्लेग नियंत्रण के लिए कठोर नीतियों के लिए जिम्मेदार था, और इस पर आरोप था कि ये महाराष्ट्र क्षेत्र की महिलाओं के साथ भी अभद्रता करता है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी रैंड को गोली मार दिया था। मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, लेकिन गलती से बम उसको नहीं लगा और 2 महिलाओं को लग गई थी ये बम। बाद में इनको फांसी दे दिया जाता है, प्रफुल्ल चाकी तो गर्दन काट दिया जाता है उनका। अलीपुर बम कांड 1908 में बंगाल में अनुशीलन समिति के सदस्यों ने बम बनाने की साजिश रची, जिसके लिए बरिंद्र घोष और अन्य को गिरफ्तार किया जाता है बाद में। अलीपुर बम कांड 1908, कृपया करके इनका ईयर भी याद रखें क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। लंदन में कर्जन वाइली की हत्या, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या लंदन में 1909 ईस्वी में गोली मारकर कर दी थी। कुछ किताबों के नाम हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे आनंद मठ,
आपको बताया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का किताब है। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे देवी चौधरानी भी इन्हीं की किताब है। विनायक दामोदर सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक इन्होंने किताब लिखा है। वीडी सावरकर जो हैं, इनके जीवन का 2 फेज है। आप सुनते होंगे बहुत ज़्यादा राजनीति में इनका नाम उछाला जाता है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए बहुत सारे राजनीतिक कैरेक्टर आपको ऐसे दिखेंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, जिनसे आप एग्री कर सकते हैं, जिनसे आप एग्री नहीं कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला, ना तो उनके खिलाफ विरोध किया। तो क्या वो हमारे लिए खराब हो गए क्या? बिल्कुल भी नहीं। हर किसी का अलग अलग योगदान है। उनका सोशल रिफॉर्म में बहुत बड़ा योगदान है, संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन का 2 हिस्सा है। एक हिस्सा है जिसमें वो कट्टर राष्ट्रवादी और उसके साथ साथ वो भारत के बहुत महान क्रांतिकारी थे। दूसरा हिस्सा है जिसमें उन्होंने हिंदुइज्म और सनातन धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेशन उन्होंने दिखाया है। तो 2 हिस्सा है उनके जीवन का, 2 हिस्सा माना जाता है, तो ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। जैसे अरविंद घोष हैं, तो अरविंद घोष पहले क्रांतिकारी हुआ करते थे, लेकिन जेल में गए तो वहाँ पर उनको इनलाइटनमेंट प्राप्ति हुई, इनलाइटेड हो गए, वो ज्ञान की प्राप्ति उनकी हुई। तो फिर उसके बाद वो फिलोसफर बन गए, बहुत बड़े, भारत के सबसे बड़े फिलोसफर में उनका नाम आता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उनके कई सारे किताबें हैं, जैसे न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इसमें कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। ठीक है, ये किताब कब लिखते हैं वो? जब वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को दूर कर लेते हैं, लेकिन किताबें लिखते रहते हैं और भारत की आज़ादी के लिए दूर रहकर प्रयास करते रहते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर किताब लिखा विनायक दामोदर सावरकर जी ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ किताब इन्होंने लिखा है। वंदे मातरम गीत क्रांतिकारी भावना को प्रेरित किया और यहीं से लिया गया है वंदे मातरम गीत। आनंद मठ में एक जगह प्रसंग आता है कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स का काल था तो उसमें बंगाल में इतना भीषण अकाल आया था कि लोग को खा जाते थे। जैसे घर में 4 लोग हैं तो बूढ़ा आदमी जो है उसको मार करके लोग खा जाते थे, क्योंकि उनके पास इतना भी अन्न नहीं था कि कुछ खाएं। तो इंसान जो है वो नरभक्षी हो गए थे बंगाल के एरिया में, क्योंकि इतना खराब अकाल पड़ा था कि पेड़ के पत्ते, टहनियाँ, इंसान, मरे हुए इंसान, जानवर, हर चीज़ को लोग खा रहे थे। जो भी मिल रहा था उसको खा लेते थे वो। अरविंद घोष न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड उदारवादी नीतियों की आलोचना की, क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थन किया था उन्होंने। कुछ पत्रिकाएं भी हैं, जैसे युगांतर, बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष द्वारा शुरू की गई, क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया और क्रांतिकारियों का बाइबल इसको कहा जाता है। केसरी महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में प्रकाशित किया जाता था और मराठा जो है ये इंग्लिश में प्रकाशित किया जाता था। वंदे मातरम अरविंद घोष द्वारा अंग्रेजी में शुरू किया गया, जो क्रांतिकारियों का प्रचार करता था, विचारधारा का। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में प्रकाशित, जिसमें सशस्त्र संघर्ष को प्रोत्साहन दिया गया। प्रमुख नेता कौन है? विनायक दामोदर सावरकर हैं, अरविंद घोष हैं, बरिंद्र कुमार घोष, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, कई सारे लोगों का नाम आता है। परिणाम क्या रहा? राष्ट्रीय जागरूकता, ब्रिटिश दमन किया इन्होंने, ब्रिटिशर्स को मजबूर किया कि आप इस दौर देखें, आप अन्याय को रोकें। आपको पता होना चाहिए कि हम केवल भिक्षावृत्ति ही नहीं करते हैं, बल्कि गोली बम का भी सहारा ले सकते हैं। क्रांतिकारी संगठनों का विस्तार किया, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने योगदान दिया, सीमित सफलता प्राप्त की इन्होंने, लेकिन कम से कम इतना तो जागरूकता जनता में आ ही गई कि ये शोषक हैं और शोषक को भगाने के कई सारे उपाय हो सकते हैं। विनती करके भी भगाया जा सकता है और मार के भी भगाया जा सकता है। ब्रिटिश दमन के कारण से अंत हो गया, बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी गई और बहुत सारे लोगों को निर्वासित कर दिया गया, दूर के जेलों में बंद कर दिया गया। अंतरिम मतभेद भी था कई सारे संगठनों में। गांधीवादी उदय हो जाता है। गांधी जी के आंदोलन का जब उदय होता है तो सबको लगता है कि इस देश में एक चमत्कारी पुरुष आ गया है। वास्तविकता में आप बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है गांधीवादी आंदोलन पर, तो गांधी जी का स्वरूप जो है वो ऐसा लगता था लोगों को उस समय में कि कोई देवता, कोई भगवान प्रकट हुआ है। यकीन मानिए, सही कह रहा हूँ, भारत के लोग बहुत जल्दी भगवान बना लेते हैं। गांधी जी जब कुंभ के मेला में गए तो उनको एक बड़े स्टेज पर लोगों ने खड़ा कर दिया और चारों तरफ से उनको भक्ति के स्वर में गाने लग गए, प्रणाम करने लग गए, आशीर्वाद लेने लग गए। गांधी जी आजान भुज थे। आजान भुज को माना जाता है कि वैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका हाथ जो है उनके घुटने के नीचे चला जाए या उसको छू ले। जब आप खड़े हों तो आप अपना हाथ से घुटना अगर छू रहे हैं बिना झुके हुए तो आजान भुज आप कहलाते हैं। आजान भुज भगवान श्री राम को कहा जाता है। तो गांधी जी आजान भुज में आते थे।
तो लोग मानते थे कि अवतारी पुरुष हैं और ये सब कुछ बदल देंगे, इसलिए उदारवाद, उग्रवाद, समाजवाद, हिंदू मुस्लिम सब उनके पीछे हो लिए कि अब कुछ वर्षों में आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन गांधीवादी आंदोलन का तरीका कुछ अलग था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज मैंने क्रांतिकारी चरण 1 आपको पढ़ाया है और उदारवाद पढ़ाया है। इसके बारे में डिटेल में आपको MCQ दे दूंगा, जिससे आपके सारे फैक्ट भी क्लियर हो जाएं। लेक्चर में उतने फैक्ट आप एक बार में कैरी नहीं कर सकते हैं, तो जब MCQ हम लोग करेंगे तो बचे कुछ फैक्ट्स आपके क्लियर करवा दूंगा। ओके, कैसा लगा है वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।